हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बड़ोदरा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो बड़ोदरा डिवीज़न आते हैं वहाँ पर फिटर 3 यानी टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि LDCE 25% कोटा के अंतर्गत यह पेपर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 9 सितंबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और बात करें इस पेपर के अंतर्गत नंबर ऑफ प्रश्न की, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस पेपर में टोटल 55 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 50 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो था वह 2 मार्क्स के इस पेपर के अंतर्गत रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के लिए अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो पहले प्रश्न जो पूछे गए थे, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI इज डैश mm, यानी BBZI का पिस्टन स्ट्रोक कितने mm के होते हैं। तो BBZI का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 32 mm का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो मेनली अगर बात करें तो BBZI के अंतर्गत ICF ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, जो कि BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर बेस्ड होते हैं। और इसमें प्रत्येक ट्रॉली पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। और अगर बात करें अगर टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर की BBZI के अंतर्गत, तो 04 की संख्या में BBZI के अंतर्गत ब्रेक सिलेंडर होते हैं। और जिसकी अगर बात करें डायमीटर की, तो यह 8 इंच, जिसे आप 203 mm की अप्रॉक्स इसका ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर होते हैं। इसके अलावा BBZI के अंतर्गत डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी बाल्ब फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन, यानी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन में लगे सुरक्षा बाल्ब का स्थान कहाँ होता है। तो बात करें हम सेफ्टी बाल्ब की लोकेशन की पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन के अंतर्गत, तो यह इनसाइड डोम होते हैं। और इनसाइड डोम का यहाँ पर बात करें तो जहाँ से हम गैसेस की फिलिंग की जाती है उस स्थान को हम डोम बोलते हैं। और जो हमारा सेफ्टी बाल्ब लगा होता है वो इनसाइड डोम लगा होता है, जहाँ से ऊपर जो हमारा कवर से प्रोटेक्ट किया रहता है। इसकी नंबर की अगर बात करें सेफ्टी बाल्ब की, तो टोटल 2 की संख्या में हमारा डोम कवर होते हैं टैंक के ऊपर। वहाँ पर हमारा इनसाइड डोम 2 की संख्या में सेफ्टी बाल्ब लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया था कि लोकेशन सेफ्टी बाल्ब का कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनसाइड डोम, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें कि इसमें जो सेफ्टी बाल्ब लगे होते हैं वो कितने kg/cm² के प्रेशर तक वह कैरी कर सकते हैं, तो इस पर जो सेट रहता है वह प्रेशर वह 15.85 kg/cm² तक का प्रेशर अगर बनता है, इससे ज़्यादा अगर बनता है सेफ्टी बाल्ब के ऊपर, तो उस प्रेशर को बाहर एक्सट्रैक्ट करने का काम सेफ्टी बाल्ब करता है, जिससे हमारा टैंक पर कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कैसना बोगियों के निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं RDSO पैम्पलेट्स के अंतर्गत, तो इसमें जो हमारा कैसना बोगी है इसके लिए कौन से टेक्निकल पैम्पलेट्स RDSO का प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए कैसना बोगी का। तो यहाँ पर हम बात करें कैसना बोगी के लिए, तो जो इंस्पेक्शन मेंटेनेंस RDSO पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है वो किया जाता है G95 का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो G97 का प्रयोग जो फ्रेट स्टॉक में
जो एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसके सॉल्यूशन के लिए G97 का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत जो हमारा लीकेज रेट होता है फ्रेट स्टॉक का 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इसी के अंतर्गत रेक्टिफाई किया गया है। वहीं बात करें G86 के अंतर्गत तो जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन होते हैं उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को बताए गए हैं G86 के अंतर्गत। वहीं बात करें G90 के अंतर्गत तो जो BTPN बैंक होते हैं टैंक वैगन होते हैं हमारा, उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को G90 के अंतर्गत बताए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा कैसना बोगी के मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो यह G95 इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम, यानी जो ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो प्रेशर का फ्लो होता है वो किस से किस तरफ किया जाता है। तो जब भी हम ब्रेक एप्लीकेशन गाड़ी के अंतर्गत करते हैं तो उस दौरान हमारा बीपी प्रेशर में हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और फिर हमारा जो प्रेशर 2.5 टाइम्स हमारा डीवी को सेंस करके उसको प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत भेजने का काम करता है और यह प्रेशर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर के माध्यम से ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर टू ब्रेक सिलेंडर। जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर से प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को जाता है और डीबी यह सेंस करता है कि जो हमारा उसके अंतर्गत लगे डिवाइस जो होते हैं लिमिटिंग डिवाइस, वह मैक्सिमम प्रेशर जो हमारा LHB के अंतर्गत हमारा 3 kg का प्रेशर होता है और नॉर्मली हमारा 3.8 kg का प्रेशर होता है, उसको मैक्सिमम लिमिट तक ही रखे। यह हमारा लिमिटिंग डिवाइस का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, EOT क्रेन हैज डैश मोशन, यानी EOT क्रेन में कितने तरह के मोशंस होते हैं। तो EOT का यहाँ पर पहले अगर बात करें हम तो EOT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जो हमारा मेनली आप देखने को मिलता होगा ROS शेड, IOS शेड, प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप के अंतर्गत आप ओवरहेडेड जो क्रेन देखते हैं ट्रैवलिंग क्रेन इलेक्ट्रिक के माध्यम से वह चलाए जाते हैं, उसे को ही हम शॉर्ट फॉर्म में EOT बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसमें मेनली 3 तरह के मोशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर बात करें ये हमारा क्रेन का स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर यहाँ पर हमारा इस तरह से फिर हमारा यहाँ पर होस्टिंग डिवाइस जो होता है चैन पुलिंग खींचने के लिए हमारा रोप वायर्स लगे होते हैं। तो मेनली हमारा जो मोटर्स होते हैं, एक हमारा मूवमेंट अप एंड डाउन्स होते हैं जिसे हम होस्टिंग ट्रैवलिंग बोलते हैं। फिर हमारा एक होता है मोशंस इस तरह से जिसे हम क्रॉस ट्रैवल बोलते हैं, क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट आप बोल सकते हैं। फिर हमारा मोशंस एक होता है लॉन्ग ट्रैवल के केस में, यानी जो हमारा ए वाले जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा अप या डाउन के मोशंस में जो मूवमेंट करते हैं उसे हम लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट बोलते हैं। यानी टोटल 3 तरह के मूवमेंट्स EOT क्रेन के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जिसका आप ये पिक्चर के माध्यम से ये आप देख पा रहे होंगे कि यह होस्टिंग जो ट्रेन मूवमेंट ट्रैवल मूवमेंट्स है और सेकेंड जो हमारा है वो हमारा क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट्स है और थर्ड हमारा जो है वो हमारा लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट्स है। ये 3 तरह के मोशंस EOT क्रेन के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व, यानी जो BTPN सुरक्षा वाल्व का कार्यशील दबाव कितना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो BTPN की सेफ्टी वाल्व की अगर बात करें तो यह जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है वो आउटसाइड डोम लगा होता है और इसकी संख्या 0.1 पर BTPN होता है और इसको जो प्रेशर सेट किया जाता है स्प्रिंग के माध्यम, जो उसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं सेफ्टी वाल्व के, वह सेट किए होते हैं 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1.4 kg तक का प्रेशर अगर बनता है बैरल के अंतर्गत तो यहाँ पर कोई
हमारा एक्सट्रैक्ट प्रेशर नहीं होगा, बाहर की तरफ प्रेशर नहीं निकलेगा। जैसे ही हमारा 1.4 से ज़्यादा अगर प्रेशर बैरल के अंदर अगर बनता है तो हमारा सेफ्टी वाल्व के द्वारा उसे बाहर प्रेशर एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा। यानी जो हमारा सेफ्टी वाल्व का काम होता है कि 1.4 kg का प्रेशर अगर BTPN टैंक वैगन के अंदर बनता है तो उसको बाहर निकाल कर बैरल पर इफेक्ट प्रभाव पड़ने से बचाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैक परमिटेड इन CVC इज डैश mm, यानी जो सर्विस के दौरान वैगन स्टॉक में CVC में अनुमत अधिकतम स्लैक डैश mm के होते हैं। जो आप ड्राफ्ट गियर वगैरह देखते होंगे वहाँ पर जो मैक्सिमम स्लैक जो होता है CVC के अंदर जो परमिटेड होता है वो मेनली मैक्सिमम जो होता है वो 25 mm तक हम मैक्सिमम परमिट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कंडम लिमिट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EM पैड, इसी को जो फुल फॉर्म में बोला जाता है इलास्टोमेरिक पैड, जिसका प्रयोग हमारा जो वैगन स्टॉक होते हैं फ्रेट स्टॉक उसमें प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा व्हील को रिड्यूस, जो व्हील का जो थ्रेड्स होते हैं उनको रिड्यूस होने से बचाने का काम यह EM पैड करता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी न्यू साइज की तो इसकी न्यू साइज 46 mm और जब यह घटकर 42 mm तक हो जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था कंडमिंग हाइट्स, तो ऑप्शन नंबर बी 42 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर, यानी DCP टाइप अग्निशामक यंत्र डैश की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। तो जो DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वह मेनली डीजल, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल सारे तरह के जो क्लासेस के फायर्स होते हैं उसको बुझाने में यह सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ फायर्स में यह सक्षम होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि DCP का फुल फॉर्म, तो DCP का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जो कि हमारा सारे जितने भी ABCD क्लासेस के फायर्स होते हैं उसको बुझाने में यह कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसना बोगी ऑफ अ वैगन इज डैश mm, यानी जो मालगाड़ियाँ होती है उसमें एक कैसना बोगी में लगे व्हील्स के डायमीटर्स में परमिसिबल अंतर कितने mm के होते हैं वो पूछे गए हैं। तो अगर आपसे वैगन के अंतर्गत पूछा जाता है व्हील डाया के डिफरेंसेज, तो जो सेम एक्सल पर अगर बात करें तो सेम एक्सल पर यह 0.5 mm, वहीं बात करें यहाँ पर हम सेम बोगी के ऊपर, तो सेम बोगी के ऊपर जो व्हील डाया के डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यह 13 mm के होते हैं। वहीं सेम वैगन की अगर बात करें तो सेम वैगन में यह 25 mm के होते हैं। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया था वो सेम कैसना बोगी के ऊपर पूछा गया था, तो 30 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज डैश mm, यानी जो स्ट्रेट सीधे जो ट्रैक होते हैं जो दोनों ट्रैकों के बीच की यानी ट्रैक गेज के बीच की जो डायमेंशंस होते हैं वो कितने mm के होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो अगर बात करें हम ट्रैक गेज की तो यह मेनली 1676 प्लस माइनस 6 mm के होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो 1676 जो mm होते हैं वो नॉर्मली स्टैंडर्ड्स गेज के तौर पर हम जानते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम 1682 mm की अगर ट्रैक गेज की तो इसको हम अगर स्लैग गेज के नाम से जानते हैं। अगर मोर देन 6 mm यानी जो 1676 में जैसे हम 6 mm की ऐड करेंगे मैक्सिमम जो लिमिट होता है वह 1682 mm के होते हैं, इसे हम स्लैग गेज के तौर पर जानते हैं। और वहीं जो मिनिमम अगर बात करें तो यह 1670 mm के होते हैं, जिसे हम टाइट गेज के रूप में जानते हैं।
वहीं 1676 mm को हम स्टैंडर्ड गेज के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो 1676 ± 6 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, यानी जो के टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं उनका घर्षण गुणांक यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है। तो जब भी आपसे के टाइप की कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा जाता है तो यह होता है 0.25। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग BMBC या BMBS वाले जो हमारे वैगन फ्रेट स्टॉक होते हैं उसमें के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यानी प्रति मीटर क्रॉस लेवल में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो रेट ऑफ वेरिएशन की अगर बात करें क्रॉस लेवल में तो इसे हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन इज, यानी जो BLC वैगन में ATL लगे होते हैं, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं, तो इनको लॉक करने के लिए जो आवश्यक फोर्सेज होती है, रिक्वायर्ड फोर्सेज होते हैं वो कितने kg का होते हैं वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो टोटल हमारा अगर बात करें तो एक यूनिट जो होता है हमारा BLC का वो हमारा 5 कार्स के होते हैं, जिसमें हमारा बात करें तो टोटल जो 5 यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है दोनों इन पर हमारा एक कार लगे होते हैं जो हमारा CBC के साथ अटैच होते हैं, जिसका रेल लेवल से हाइट 1105 mm का होता है। वहीं जो बीच में हमारा 3 B कार्स लगे होते हैं वो SDB यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार के साथ अटैच होते हैं, जिसका रेल लेवल से हाइट 845 mm होता है। वहीं बात करें यहाँ पर जो हमारा टोटल 5 कार्स होते हैं तो प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 की संख्या में ATL लगे होते हैं, यानी ईच कार कैरी 08 ATL टू लॉक कंटेनर। तो यहाँ पर आपसे यहाँ समझ में आ गए होंगे कि जो हमारा ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारा 08 ATL प्रत्येक कार के ऊपर लगे होते हैं, जिसको लॉक करने के लिए हमारा 600 kg का बेड का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए हमारा 1000 kg यानी 1000 kg फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर प्रश्न में केवल पूछा गया था लॉक करने के लिए, तो 600 kg का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर BLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल्स, यानी रेल स्तर से BLC वैगन के लिए प्लेटफॉर्म की मानक ऊंचाई कितने mm के होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड हाइट्स होते हैं प्लेटफॉर्म के लिए BLC वैगन का वो होता है 1009 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1009 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले जो 2 अंक होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम होता है मेनली वो टोटल 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें अगर बात करें हम तो जो पहला और दूसरा अंक होता है वो टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है, जैसे कि वैगन हमारा बॉक्सेन है, BCN है, BTPN है, ETC वैगन, जो भी अलग अलग टाइप्स के जो वैगन है यानी टाइप ऑफ वैगन को वो इंडिकेट करते हैं। जबकि तीसरे और चौथे डिजिट्स की अगर बात करें यहाँ पर तो वह ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन का रेलवे का यह वैगन बना हुआ है, जैसे हमारा NCR, WR, WCR किस जोन का यह वैगन बना हुआ है उनको यह इंडिकेट करता है। जबकि 5वें और 6ठे अंक की अगर बात करें तो यह मैन्युफैक्चर्स ईयर को इंडिकेट करता है, जैसे कोई वैगन हमारा 2018 में अगर मैन्युफैक्चर्स हुआ हो तो 18 कोड से हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक जो हमारे अंक होते हैं वो वैगन के सीरियल नंबर को इंडिकेट करते हैं, जबकि 11वां जो डिजिट्स होता है
वो इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है। यानी लास्ट अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि लास्ट जो डिजिट्स है वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से बैगन जो 11 अंकों का फॉर्मेशन होता है वो उसके करेक्टनेस को चेक किया जाता है चेक डिजिट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, प्रश्न में आपसे पूछा गया था फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो यह टाइप ऑफ बैगन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, यानी सेंटर बफर कपलर की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो कौन सा होता है। तो जो वीकेस्ट लिंक होता है सेंटर बफर कपलर का वो होता है नकल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ट्रैक गेज इज मेजर्ड डैश mm बिलो द रेल टॉप, यानी जो रेल टॉप ट्रैक गेज जो होता है वहाँ पर रेल टॉप से कितने mm से हम उसको मेजरमेंट करते हैं ट्रैक गेज की। तो ट्रैक गेज की जो मेजरमेंट हम रेल टॉप से करते हैं वो 30 mm बिलो से करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंडमिंग लिमिट ऑफ BLC व्हील सेट्स, यानी जो BLC व्हील सेट लगते हैं BLC के अंतर्गत उनका कंडमिंग लिमिट्स चक्के का पूछा गया है। तो बात करें हम BLC वैगन की, तो BLC वैगन में जो न्यू चक्के का डाया होता है वो 840 mm, और जब इस कंडम होता है तो यह 780 mm का मिनिमम होना चाहिए। प्रश्न में आपसे कंडमिंग लिमिट पूछा गया था, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी 780 mm का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल्स, यानी जो कौन सा परीक्षण का प्रयोग एक्सेल के आंतरिक डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अगर बात करें हम, जब भी आपसे एक्सेल के इंटरनल फॉल्ट से रिलेटेड अगर डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है प्रश्न के अंतर्गत, तो इसको हम UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में जो कपलिंग प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो BLC वैगन के अंतर्गत मेनली हमारा एक यूनिट जो होता है BLC का वह 5 कार्स के माध्यम से या फॉर्मेशंस होते हैं, जिसमें हमारा टोटल दोनों इंट पर A कार लगे होते हैं, बीच में हमारा B कार लगे होते हैं। A कार का कनेक्शन हमारा CVC के माध्यम से किया जाता है, जबकि B कार को अटैच करने के लिए हमारा स्लैकलेस ड्रॉबार यानी STB का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BLC वैगन में हमारा CVC एंड स्लैकलेस ड्रॉबार दोनों का प्रयोग किया जाता है 5 कार्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm, यानी रेल लेवल से जो कोच के मिनिमम बफर हाइट्स होंगे वो कितने mm के होंगे वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो आपसे अगर बफर हाइट कोचेज का अगर पूछा जाता है तो मैक्सिमम होता है 1105 mm, और अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है जो कि लोडेड कंडीशन में होता है वह 1030 mm होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो मिनिमम होता है वो लोडेड कंडीशन में होता है। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है एम्प्टी कंडीशन में तो यह 1090 mm होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो मिनिमम आप 1030 को ही कंसीडर करेंगे प्रश्न के अंतर्गत अगर आपसे कुछ नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1030 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज, यानी यात्री ट्रेनों में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितने mm के होते हैं। तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप की अगर डायमीटर की अगर बात करें तो यह 25 mm के होते हैं पैसेंजर ट्रेन के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BP पाइप में जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है और यह ग्रीन कलर के कलर कोड का इसमें यूज किया जाता है, जबकि फीड पाइप में जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है
और इसका कलर कोड होता है वाइट कलर कोड होता है, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कंडमिंग लिमिट्स ऑफ ब्रेक पैड, यानी ब्रेक पैड का कंडमिंग लिमिट्स कितने mm को होते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि ब्रेक पैड जो होता है, जो हमारा ब्रेक ब्लॉक्स वगैरह जो हम गुड्स या कोचिंग में प्रयोग करते हैं, तो ब्रेक पैड उसी के प्लेस पर यूज किया जाता है LHB कोचेज के अंतर्गत। तो इसमें जो नया डायमेंशंस होता है ब्रेक पैड का, वो होता है 35 mm न्यू कंडीशन में, और जब यह घटकर 7 mm तक हो जाएगा तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे कंडमिंग लिमिट पूछा गया था, तो 7 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी डंप वाल्व का मेन पर्पस क्या होता है। डंप वाल्व जो होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर से जो संकेत मिले, यानी ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करने का काम डंप वाल्व करता है, जिससे हमारा व्हील के एक्सल होते हैं उसकी स्पीड को अप्रॉक्सीमेट मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ व्हील को स्किड होने से बचाने का भी काम करता है। और इसकी संख्या टोटल 4 की संख्या में पर कोचेज लगे होते हैं, यानी पर एक्सल पर लगे ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करने का काम करता है। एक की संख्या में, टोटल 4 की संख्या में पर डंप वाल्व लगे होते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का नए व्हील का डायमीटर कितने mm के होते हैं। तो अगर नए चक्के का व्यास की अगर बात करें ICF कोचेज के, तो यह 915 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बार इज द यूनिट ऑफ, यानी बार किसकी इकाई है। तो बार जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उनका यह यूनिट्स होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रहे, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का SI यूनिट जो होता है वो हमारा पास्कल होता है, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं। वहीं जो हमारा मेट्रिक यूनिट होता है उसमें हम इसे बार से डिनोट करते हैं। और हमारा अगर बात करें कि 1 बार बराबर 1 के बाद 5 टाइम 0 पास्कल के इक्वल होता है, यानी 1 बार 1,00,000 पास्कल के इक्वल होता है। और ऐसा यूनिट पास्कल होता है प्रेशर का, और मेट्रिक यूनिट होता है वह इसका वार होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो राइडिंग इंडेक्स का सीधा सीधा कनेक्शन है कंफर्टनेस से होता है, यानी पैसेंजर को कितना कंफर्टनेस मिलता है आरामदायक, उससे इनके कोचेज का राइडिंग इंडेक्स डिसाइड होते हैं। तो हमारा अगर बात करें तो जो LHB का अगर राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो यह मेनली 2.5 से लेकर 2.75 के रेंज में लगभग रहते हैं इसका राइडिंग इंडेक्स। यहाँ पर प्रश्न में 2.75 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, IOH ऑफ ICF कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी जो ICF कोचेज का IOH किया जाता है, यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, कितने महीने के अंतराल पर किया जाता है। तो जो ICF कोचेज का IOH किया जाता है वो 9 महीने के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ICF कोचेज का पूछा जाता है तो यह 18 मंथ के अंतराल पर कराए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHV कोचेज, यानी एक LHV कोचेज में नंबर ऑफ डंप वाल्व पूछे गए हैं। डंप वाल्व को हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं और इसका काम होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर से जो हमको इंडिकेशन मिले उसके माध्यम से हम ब्रेक सिलेंडर के रेगुलेट करने का काम यह करता है। यानी जो हमारा एक्सल पर लगे ब्रेक सिलेंडर को और एक्सल को हमारा अप्रोक्सीमेट जो हमारा स्पीड होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ व्हील को स्किड होने से बचाने का भी काम यह डंप वाल्व करता है। तो इसकी संख्या अगर बात करें तो टोटल 4 की संख्या में पर कोचेज होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHV कोच ई -mm, यानी जो LHV कोचेज का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ब्रेक सिलेंडर का वो होता है 21 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज डैश लीटर, यानी जो एयर स्प्रिंग सिस्टम के लिए लगे जो मेन रिजर्वायर की होती है उसका कैपेसिटी जो होता है वह 150 लीटर का होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग पोजीशन ऑफ लेबलिंग वाल्व बिकम्स, यानी जब भी हमारा एयर स्प्रिंग बेल्लो अगर प्रॉपर प्रेशर उसमें होकर अवेलेबल हो तो उस दौरान हमारा जो लेबलिंग वाल्व होता है उसका पोजीशन कौन से कंडीशन में होगा वो प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो जब भी अगर हमारा प्रेशर प्रॉपर कंडीशन में एयर स्प्रिंग में अगर अवेलेबल हो तो उस दौरान हमारा लेबलिंग वाल्व का पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में। वहीं इसके अलावा हम बात करें जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगे होते हैं लेबलिंग वाल्व, अगर आपसे इसमें अगर पूछा जाता कि जो लेबलिंग वाल्व है उसका नंबर अगर पूछे जाते तो टोटल हमारा एक एयर स्प्रिंग बेल्लो के लिए एक हमारा लेबलिंग वाल्व लगा होता है, यानी पर बोगी में हमारा टोटल 2 की संख्या में एयर बेल्लो लगे होते हैं। यानी टोटल लेबलिंग वाल्व की संख्या हमारा पर इस बोगी 2 की संख्या में लगे होंगे, जिसके माध्यम से हम एयर बेल्लो के जो हमारा हाइट्स होते हैं उसको मेंटेन करने का काम हम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, PEST प्रोवाइडेड इन LHV कैन बी रीसेट, यानी जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस लगे होते हैं LHV कोचेज का उसको कहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर इसको अगर चैन पुलिंग की गई है अंदर कोचेज के अंदर से वहीं से हम इसको रीसेट कर सकते हैं, यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें LHV कोचेज के अंतर्गत एक चाबी रीसेट करने का इस तरह से दिया रहता है जिससे आप उसमें जब भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से इसको रीसेट या पुनः इसको चैन पुलिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज, यानी 16.25 टन एक्सल लोड बोगियों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग मेनली AC कोचेज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन ट्विन पाइप सिस्टम ER प्रेशर शुड बी, यानी जब भी ट्विन पाइप सिस्टम प्रणाली में जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगे होते हैं उनका प्रेशर कितने kg का होता है वो यहाँ पर एग्जाम प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इसके जो प्रेशर होगा ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत वह होगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, यानी जो बोगी एंड कार बॉडी जो होती है यानी बोगी और बॉडी जो अपर बॉडी होता है उसको कनेक्ट करने वाले शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या होता है। तो यह कनेक्ट किया जाता है यो डैम्पर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी नंबर जो लगे होते हैं वो टोटल 2 की संख्या में पर बोगी लगा होता है। और अगर आपसे पर कोचेज पूछा जाता है तो टोटल 04 पर कोचेज LHB कोचेज के अंतर्गत या यो डैम्पर लगे होते हैं, जिसका कनेक्शन बोगी और बॉडी के बीच होता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट्स फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन, यानी जब भी एक्सीडेंट साइट पर पहुँचा जाता है तो सबसे पहला स्टेप जो लिया जाता है वो लिया जाता है कि साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज डैश mm, यानी जो LHB कोच में लगे एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है मैक्सिमम, वो कितने mm के होते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का, यहाँ पर डाया पूछा गया है। तो डाया जो होता है वो 640 mm का इसके डायमीटर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियर ऑफ ICF कोचेज, यानी जो ICF कोचेज होते हैं उनके साइड बियर का जो डिस्टेंस होता है दोनों साइड बियरों के बीच वो कितने mm के होते हैं। तो वो होता है 1600 mm का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली, यानी ICF ट्रॉली में कौन से पार्ट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मेनली अगर बात करें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया नॉट के लिए, तो यहाँ पर डैशबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर का भी प्रयोग किया जाता है, शॉक एब्जर्वर्स भी लगे होते हैं। यहाँ पर ड्रैग लिंक, ड्रॉ लिंक ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है ICF ट्रॉली के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत कितने शॉक एब्जर्वर्स टोटल नंबर्स में प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ शॉक एब्जर्वर्स की LHB कोचेज के अंतर्गत, तो यह प्राइमरी डैम्पर की अगर बात करें तो प्रत्येक ट्रॉली में चारों चक्के के पास एक एक डैम्पर लगे होते हैं प्राइमरी डैम्पर के रूप में। फिर सेकेंडरी स्प्रिंग यानी सेकेंडरी ईयर स्प्रिंग के पास एक एक यानी टोटल 0-2 की संख्या में प्रत्येक बोगी पर लगे होते हैं ईयर बेल्लो के पास। फिर उसके बाद लेटरल डैम्पर हमारा प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं, और यो डैम्पर्स जो होते हैं वो 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी लगे होते हैं। टोटल सारे को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल 9 की संख्या में पर बोगी आपका शॉक एब्जर्वर से निकल कर आएगा। टोटल आप जानते हैं कि LHB कोचेज के अंतर्गत 2 बोगी लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की संख्या में आपका टोटल नंबर्स ऑफ शॉक एब्जर्वर्स पर कोचेज निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 की संख्या में पर कोचेज शॉक एब्जर्वर्स का प्रयोग किए जाते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो टाइप ऑफ साइड बिल्डर्स फिटेड इन कैसनव 22HS बोगी -M। तो यहाँ पर बात करें तो कैसनव 22HS के लिए किस तरह के साइड बियर का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 22HS जो बोगी होता है कैसनव बोगी, उसमें जो साइड बियर का प्रयोग किया जाता है वो मेनली स्प्रिंग लोडेड और कांस्टेंट कंटेक्ट टाइप साइड बियर और पॉलीयूरेथिन टाइप साइड बियर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, चोक डायमीटर ऑफ PEAV ऑफ LHB कोच इज -mm, यानी जो LHB कोचेज के अंतर्गत जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब लगा होता है जो कि अंडर फ्रेम में लगे होते हैं हमारा, तो इसका चोक डाया पूछा गया है। तो यह 19 mm के होती है, यानी 19 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासनिक निरीक्षण गाड़ी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किया जाता है वह
RA कोड यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज्ड इफ बर्न आउट बियॉन्ड, यानी एल टाइप वाले जो ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं उनको बदल दिया जाना चाहिए अगर इसकी लिमिटेशन जो होती है वो कितने mm से ज़्यादा अगर वह घिस जाए तब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो अगर आपसे एल टाइप के लिए अगर पूछा जाता है प्रश्न के अंतर्गत, तो जब भी इसका डायमेंशन अगर 10 mm से ज़्यादा अगर घिस जाए तो उस कंडीशन में इसको हम सर्विस से हटा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एल टाइप ब्रेक ब्लॉक के लिए। अगर आपसे प्रश्न में के टाइप के लिए अगर पूछा जाता है तो इसका मिनिमम डायमेंशन जो होता है जब हम इसको सर्विस से हटाते हैं तो 12 mm तक अगर यह से बिलो अगर होता है तो के टाइप के केस में भी हटा देंगे सर्विस से। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश डज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, यानी जो रेलवे का अपना एक्सीडेंट मैनुअल है इसमें जो एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर जो कैटल रन ओवर होता है इसमें बोला जा रहा है कि कौन से कैटल को एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो जब भी CRO होता है कैटल रन ओवर, इसमें काऊ, एलिफेंट, बफेलो वगैरह तीनों को कंसीडर किया जाता है कैटल के तौर पर, लेकिन डोंकी है इनको CRO के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं किया गया है एज पर एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डोंकी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन 16 कैटेगरीज फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि डैश को छोड़कर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार एक्सीडेंट को 16 श्रेणियों में बांटा गया है A से R तक। तो 16 टाइप के जो होते हैं इसमें 2 कैटेगरी होते हैं एक्सीडेंट टाइप के, जिसमें I एंड O, जिसको छोड़कर एक्सीडेंट मैनुअल में टोटल 16 कैटेगरी में A से R तक क्लासीफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमारा A से R तक के लिए अलग अलग कैटेगरीज में, पार्टिंग्स में, फायर अगर टेंट्स में होते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप्स में वो क्लासीफाई किया गया है, जिसमें I एंड O को 16 कैटेगरी के अंत से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो BG खेर को बनाया गया था, यानी बाला साहब गंगाधर खेर को बनाए गए थे। और यह जो आयोग बनाया गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो यह आयोग बनाया गया था वह 7 जून 1955 को यह राजभाषा आयोग का फॉर्मेशन किया गया था। यहाँ पर आप ऑप्शन से कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर GB पंत को भी ऑप्शन नंबर बी में पुट कर दिया गया है। यहाँ पर आप साफ ध्यान रखिए कि जब भी आपसे प्रश्न में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो यह BG खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे। और इस जो राजभाषा आयोग के द्वारा सिफारिश पर जो विचार करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उनके अध्यक्ष थे GB पंत। तो इन दोनों को आप कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति यानी सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? तो लोकसभा की अगर बात करें मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत, तो इसमें टोटल जो नंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अंतर्गत, तो इसमें टोटल 30 की संख्या में मेंबर्स होते हैं। इसमें अगर बात करें तो 20 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वह राज्यसभा से आते हैं। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर चेयरमैन की, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वह सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, यानी केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था लोकसभा मेंबर्स की संसदीय राजभाषा समिति के अंतर्गत, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 20 की संख्या में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी में काव्य संग्रह लिखने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो जब भी हिंदी में अगर काव्य संग्रह यानी यहाँ पर काव्य संग्रह की अगर बात करें तो पोएम का कलेक्शन के रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। जब भी पोएम के कलेक्शन अगर किया जाता है हिंदी में मूल रूप से अगर राइटर के द्वारा, तो उनको रेलवे के द्वारा अवार्ड दिया जाता है कर्मचारी को, और यह अवार्ड दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है रेलवे प्रशासन के द्वारा। यह दिया जाता है जो स्टोरी या उपन्यास वगैरह का अगर मूल रूप से वो लिखते हैं या कलेक्शन करते हैं तो उसमें वह प्रेमचंद अवार्ड को दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड भी दिया जाता है कर्मचारी को रेलवे प्रशासन द्वारा, अगर वह टेक्निकल विषय पर अगर मूल रूप से अगर हिंदी में वह राइटिंग करते हैं तो रेलवे प्रशासन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से भी नवाजा जाते हैं कर्मचारी को। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसकी अगर बात करें तो यह इफेक्टिव यानी पारित किया गया था 10 मई 1963 को यह पारित किया गया था, और इसका संशोधन किया गया था यानी अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इसका संशोधन 1967 के अंतर्गत किया गया था, और इसके अंतर्गत टोटल 9 सेक्शंस आते हैं यानी 9 धाराएं इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न में केवल हमसे पूछा गया था कि 1963 वाले ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का संशोधन कब किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो DA अंडर D&AR नोन एज, यानी जो DA शब्द आते हैं हमारे D&AR के अंतर्गत उसको किस तौर पर जानते हैं। तो D&AR यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, जिसका लाया गया था 1968 के अंतर्गत कर्मचारी को के लिए लाया गया था, जिनका अगर बात करें हिंदी रूप में तो अनुशासन एवं अपील नियम 1968 है। इसमें अलग अलग कैटेगरी रूल्स बनाए गए हैं कर्मचारी के, अगर वह सही रूप से अगर अपना कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उनके अंतर्गत अलग अलग टाइप्स के चार्जशीट वगैरह के लिए बताए गए रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, जिसमें DA का होता है डिसिप्लिनरी अपील्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी अनुशासनिक अपील इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।